गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारिਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ? ਫੈਮਿਲੀ ਵਧੀਆ जी? बच्चा कहता है बहुत ਵਧੀਆ सर, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਆਪਾਂ एकदम ਵਧੀਆ जी। अच्छा, कई बच्चों को ना अंदर से एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, दिवाली आने वाली है। उससे पहले छोटी दिवाली भी आप बनाते हो, दशहरा भी चला गया, मतलब कई सारे फेस्टिवल अब आने वाले हैं। बच्चा कह रहा सर पढ़ने का ना मन ही नहीं कर रहा। एक बात मुझे बताओ नालायकों, आपको तो फिर भी पढ़ रहे हैं, मुझे पढ़ाना है और मुझे पता है फैमिली के भी इतने सारे काम हैं, बट मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं कैसे भी करके दिन में 1-1.25 घंटा अपनी फैमिली के लिए निकालूं ताकि कम से कम मैं अपनी तरफ से कुछ आपके लिए कर सकूं। और अगर आप नहीं पढ़ोगे ना, देखो मुझे पता कितना बुरा लगता है। पहले दिन 550 बच्चा बैठा, फिर हो गया 400-450, फिर 300-350 और लास्ट सेशन में मैंने डाला उसमें मुश्किल से 200 बच्चा बैठा था सर। और आज उससे भी कम होगा मुझे पता है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन जैसे आएंगे बच्चा कह रहा है सर हम तो एंजॉय करेंगे सर, हम तो बाद में देख लेंगे, है क्या, अब आप बना के डाल तो रहे हो, आपने अपना काम करना है, हम अपना काम अपने तरीके से कर लेंगे। ऐसे नालायक बच्चे हैं। चलो सर, अब मैं उनके बारे में ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा। देखो मेरा काम है, जो मैंने आपसे कमिटमेंट किया वो कमिटमेंट मुझे पूरी करनी है। एक बार फिर भी आपको हर बार क्लास के अंदर बोलूँगा कि जो एमसीक्यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ सर, आपके एग्जाम में काफ़ी सारे एमसीक्यूज आपको सेम देखने को मिल जाएंगे। फिर मत कहना कि हाय राम हमने तैयारी क्यों नहीं की। बस आपने कुछ नहीं करना, आपने एक बार घर से रिवीजन करके आनी है। अगर आपने प्रैक्टिस पहले की है तो अच्छी बात है, नहीं की तो कम से कम मेरे साथ तो प्रैक्टिस कर लो। कम से कम ये तो हो कि हाँ भाई हमने जीएसटी की प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। चलो अच्छा, इधर सुनो ध्यान से। लास्ट क्लास के अंदर मैंने कहा था कि कम से कम 200 बच्चा मुझे आंसर देगा। 200 छोड़ो, 100 बच्चों ने भी आंसर नहीं दिए। आपके आंसर के नंबर कितने आए हैं? बट काफ़ी सारे बच्चों के नंबर मेरे ख्याल 61 में से 50 नंबर थे, 55 नंबर थे, दैट इज़ अच्छे नंबर हैं, उसको आप और इम्प्रूव कर सकते हो। बट जिन बच्चों के 30 या 40 नंबर हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सर। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर वो सही तरह से एग्जाम निकालना चाहते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे 30-40 आ रहे हैं तो एग्जाम में और कम आने के अंदर, क्योंकि एग्जाम के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जी, ठीक है। तो कोशिश करो किसी भी क्वेश्चन में गलती ना हो, और जहाँ गलती हो रही है ना, चेक करो मुझसे गलती हुई क्यों है जी, ठीक है जी। अच्छा, आज के एमसीक्यूज मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए थे जी। आई थिंक 47 एमसीक्यूज आज हमें कंप्लीट करने हैं, और चेक करते हैं कि 47 में से 40 या उससे ऊपर किसकी हैं जी। मैं एक टारगेट दे रहा हूँ जी, और 47 एमसीक्यूज हैं, 47 मिनट में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट में एक एमसीक्यूज करेंगे और फिर चेक करेंगे कि 47 एमसीक्यूज में कितने एमसीक्यूज हमारे सही आते हैं। और जिनके 40 या उससे ऊपर सही होंगे, इट मीन्स बहुत जबरदस्त तैयारी चल रही है, बस इस तरह से करते रहो। और जिनके 40 से भी कम होंगे ना सर, फिर चेक करना गलती कहाँ है, इट मीन्स आपको मेहनत करनी पड़ेगी। स्टार्ट करें, पक्का पक्का। लो जी, इधर देखो ध्यान से। और जिन बच्चों को एमसीक्यूज नहीं मिले, एक बार फटाफट जाके टेलीग्राम चैनल पे जाओ जी। स्टूडेंट दरबार आज हमारा 5 है, 5 के नाम से मैंने डाले हुए हैं, उसको फटाफट से डाउनलोड कर लो। वही सारे एमसीक्यूज अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। लो जी, इधर देखो ध्यान से जी। अब ये वाले एमसीक्यूज मैंने दिए हैं, टोटल मिला के 47 एमसीक्यूज हैं जो हमें 1 बाय 1 कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और ये देखते हैं, इसमें आईटीसी वाले एमसीक्यूज भी हैं, थोड़े बहुत वैल्यूएशन के भी हैं, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के भी हैं, ई वे बिल के भी हैं, और 2-3 छोटे मोटे और चैप्टर्स होंगे। इनके सारे एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे मिक्स करके डाले हैं। आओ जी एक बार देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ध्यान से करना सर, क्योंकि काफी सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 में गलती करेंगे जी। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं जी। मिस्टर एक्स इज ए डीलर रजिस्टर्ड इन जीएसटी and has purchased goods for 8 lakh and paid CGST 9%, SGST 9% और sold the goods at a profit of 50% on cost and charge output CST 9% और SGST 9 टैक्स पेबल कितना निकल जाएगा वो आपको बताना है सर। एक बात मैंने सोच के बताओ सर, जब इस पर्सन ने सामान परचेज किया होगा 8 लाख रुपए का, उस पर 9% CGST दिया होगा और 9% SGST दिया होगा, मतलब इसने CGST गवर्नमेंट को पता कितना दिया होगा, 72,000 का CGST दिया होगा और 72,000 का SGST दिया होगा। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है सर, हर बच्चा चैट बॉक्स में आंसर देगा। अब जब 72,000 का GST दिया होगा तो गवर्नमेंट ने इसे कॉल किया होगा। याद करो मैंने क्लास में कहा था कि जो भी आप GST पे करोगे गवर्नमेंट कॉल करेगी कि इतनी वैल्यू का अपनी बुक्स में ITC बुक कर लो, मतलब 72,000 रुपये गवर्नमेंट ने आपको देने हैं। अब आपने अपनी बुक्स में लिख लिया कि 72,000 मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं, मतलब आपको क्या मिल गया, ITC मिल गया। अब सोच के बोला, अगर आपने इसका ITC क्लेम कर लिया तो क्या ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा? आंसर इज नो। तो हमारी कॉस्ट कितनी बनेगी, 8 लाख रुपए। अब अगर हमारी कॉस्ट 8 लाख रुपए है, उसमें 50% आपने जोड़ दिया प्रॉफिट। अब अगर 8 लाख रुपए कॉस्ट है, 50% प्रॉफिट हो गया, टोटल वैल्यू कितना निकल गई, 12 लाख रुपए। अब 12 लाख रुपए जब आप सेल करोगे तो 9% CGST 9% SGST।
अब अगर 12 लाख रुपए का 9% निकालूंगा तो 1,08,000 मेरा CGST आएगा और 1,08,000 मेरा SGST आएगा जी। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, मुझे गवर्नमेंट को देने कितनी है? सर चैट बॉक्स में आंसर दो, मुझे गवर्नमेंट को देने कितने हैं? 1,08,000 पे, और मुझे गवर्नमेंट से लेने कितने हैं? 72,000। अब सोच के बोला 1,08,000 पे मुझे गवर्नमेंट को देने हैं और मुझे गवर्नमेंट से 72,000 लेने हैं, तो नेट मुझे कितने पे करने हैं? यार एक बात मुझे बताओ, अगर मुझे 1,08,000 पे गवर्नमेंट को देने हैं और 72,000 मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं, तो नेट मुझे कितने पे करने हैं? 36,000 पे करने हैं। तो नेट मुझे 36,000 CGST पे करना है और 36,000 मुझे SGST पे करना है। तो बताओ टैक्स पेबल मेरा कितना आएगा? 36,000 मेरा CGST आएगा और 36,000 मेरा SGST आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो पहले का आंसर बनेगा जी ए। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? वे कह रहे यार समझ ही नहीं आ रहा है सर क्या कह रहे हैं। याद करो नालायकों, वो जब हमने जीएसटी की अगर आपने रिवीजन क्लास भी देखी है और जो मुझे रेगुलर बैच वाले भी हैं, याद करो स्टार्टिंग में हमने ऐसे ऐसे 10 से 12 क्वेश्चन किए थे, जहां पर मैंने कहा था कि जो भी आप सामान परचेज करके आओगे उसका आईटीसी क्लेम करोगे, जब सेल करोगे, जब सेल वाला जीएसटी देने जाओगे तो जो परचेज पर पे किया माइनस करने के बाद जो नेट जीएसटी होगा वो तुम्हें देना पड़ेगा। वही सेम बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, आपने परचेज पर पे किया 72, उसमें 50% प्रॉफिट जोड़ा, 12 लाख रुपए हो गया। उसका अगर 9% निकालूंगा 1,08,000, 1,08,000 में 72,000 माइनस करोगे 36,000 CGST आएगा और 36,000 SGST आएगा। ये सारी बातें आपकी निकल के आ रही हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। लो जी, पहला क्वेश्चन हमारा सही हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आओ जी। सेकंड कह रहे हैं मिस्टर एक्स इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी and has purchased goods for 8 lakh plus में CGST 9% and SGST 9% and sold the goods at a profit 40% on cost। वो कह रहे हैं टैक्स पेबल। अब सोच के बोलना जी, अगर कोई पर्सन जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर कोई पर्सन जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, अब सोच के बोला अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उसने यहाँ पे 72,000 का CGST पे किया होगा, 72,000 का SGST पे किया होगा। अब सोच के बोला अगर 72,000 का CGST पे किया और 72 का SGST पे किया, क्या उसको इसका आईटीसी मिलेगा? सर मुझे आंसर पूरी क्लास से चाहिए। क्या उसको 72,000 का आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सर एक बच्चा कह रहा है मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? नालायक एक बात बताओ, वो पर्सन जीएसटी में नोट रजिस्टर्ड है और जो आदमी जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो आईटीसी कैसे क्लेम करेगा? इट मींस आईटीसी वो क्लेम नहीं करेगा और जब वो सामान बेचेगा अपनी सेल पे जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। रीजन मीन क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। अब सोच के बोलना, जब मैंने आपको सामान बेचा तो मैंने सेल पर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं किया और ना मैंने कोई आईटीसी क्लेम किया, तो क्या मुझे गवर्नमेंट को नेट कोई जीएसटी पे करना होगा? आंसर इज नो। रीजन बिंग क्योंकि मैं जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हूं। तो उसने क्या बोला कि सर टैक्स पेबल कितना होगा? टैक्स पेबल होगा CGST नील और SGST नील। यहां पे कोई भी जीएसटी पे नहीं करना। रीजन क्या है? क्योंकि आप जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हो। अब एक बच्चा सामने बैठे, क्या नाम है आपका? प्रिया। प्रिया कह रही है सर कैसी कैसे बेकार की बातें कर रहे हो, 72,000 और 72 ये तो आपने पे किया ना सर। ना 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 सर, 72,000 जो गवर्नमेंट को देकर आया है वो कौन देकर आया? जो इसका परचेजर, मतलब जहां से इसने सामान परचेज किया होगा वो देकर आया। सर जहां से एक्स ने सामान परचेज किया होगा आपने 72,000 तो उसको दिए ना, उसने दिए गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है भैया जिस पर्सन ने सामान परचेज किया उसने कितने पैसे हमें देने हैं? तो उसने तो हमें कोई देने ही नहीं है क्योंकि वो 72 देकर आ गया, उसने उसको पे कर दिया होगा, इसको आईटीसी मिला नहीं होगा। और जब ये आगे सेल कर रहा है ये जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, ये जीएसटी चार्ज ही नहीं करेगा। और जब ये जीएसटी चार्ज ही नहीं करेगा तो ये पर्सन हमें 1 रुपया भी पे नहीं करेगा। रीजन बिंग क्योंकि ये पर्सन जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है। तो उसने यही तो बोला है कि भैया नेट पेबल कितना बनेगा? नेट पेबल इसकी तरफ से बनेगा नील, CGST भी नहीं लाएगा और SGST भी नहीं लाएगा। आंसर बनेगा जी डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं दोबारा कह रहा हूं, कई बच्चे यहां पे गलती करके आते हैं, 72 की कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। आंसर 72 नहीं बनेगा जी, क्योंकि वो पार्टी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है और जो पार्टी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड होगी उस केस में कोई भी जीएसटी पे नहीं करना होगा। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आओ जी क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़ना जी। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ध्यान से पढ़ना। मिस्टर एक्स इज ए डीलर रजिस्टर्ड इन जीएसटी एंड हैज परचेज गुड्स फ्रॉम अदर स्टेट। हाँ जी, अदर स्टेट मींस आईजीएसटी। 10 लाख रुपए का पे किया और 12% पे किया आईजीएसटी। तो मतलब आईजीएसटी उसने 1,20,000 रुपए का पे किया, मतलब उसने गवर्नमेंट से 1,20,000 रुपए लेने हैं आईजीएसटी के। मैं दोबारा बोलूंगा, उसने गवर्नमेंट से 1,20,000 रुपए लेने हैं आईजीएसटी के। ठीक है,
फिर वो कह रहे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट जोड़ा, मतलब 10 लाख में 2 लाख प्रॉफिट जो दिया 14 लाख रुपए आ गया। और फिर वो कह रहे सेल पर जीएसटी चार्ज किया 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी। अब अगर मान लो 10 और 12 लाख रुपए है तो 12 लाख रुपए का अगर मैं 6% निकालूंगा तो 1,08,000 मेरे ख्याल से 12 लाख का 6% अगर मैं निकालूंगा, सॉरी 72,000 का मेरा सीजीएसटी आएगा और 72,000 का मेरा एसजीएसटी निकल के आएगा जी। अब 72 का मेरा सीजीएसटी और एसजीएसटी है तो 1,20,000 रुपये का मैंने वो पे किया आईजीएसटी, तो 1,20,000 रुपये का मैंने आईजीएसटी पे किया और 12 लाख का 6% अगर मैं निकालूं तो 12,06,000 माइनस में 120 और प्लस में 72। यस, इधर देखो ध्यान से। अब वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि जो आपने आईजीएसटी यूज कर रहे हैं ना, एक बात मुझे बताओ आईजीएसटी वैसे आप कैसे यूज कर सकते हो जी? यार हर बच्चा अगर मुझे आंसर देगा नहीं ना फिर पढ़ाने का मजा नहीं आएगा। विधान मुझे आप आंसर दो, आप आईजीएसटी कैसे यूज कर सकते हो? सबसे पहले यूज करोगे आईजीएसटी में, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी एट एनी मैनर, मतलब किसी भी तरह से करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट उसने क्वेश्चन में ही बता दिया, क्वेश्चन चेक करो सर, उसने क्वेश्चन में ही बता दिया कि आईजीएसटी पहले करेंगे आईजीएसटी में, फिर करेंगे सीजीएसटी में, अगर कुछ बच गया फिर करेंगे एसजीएसटी में। और जब उसने क्वेश्चन में ही बता दिया तो भाई साहब भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। जब उसने कहा कि आईजीएसटी पहले आईजीएसटी से करोगे, फिर सीजीएसटी से करोगे, फिर एसजीएसटी करोगे, तो जैसे वो बोल रहा है उसके बेस पे काम करके चलेंगे जी। अब मुझे फटाफट से बोल दो जी, 1,20,000 पे आईजीएसटी के लेने हैं और 72,000 मुझे सीजीएसटी के पे करने हैं, तो सीजीएसटी तो पहले खत्म कर दो, 72 खत्म हो गया। अब अगर 120 में से 72,000 मेरा खत्म हो गया तो बैलेंस कितना रह गया 48,000। मतलब इतना पैसा मुझे अभी गवर्नमेंट से और लेना आईजीएसटी का, इसको मैं सेट ऑफ करूंगा तो माइनस में 72, तो नेट मुझे 24,000 पे करने होंगे एसजीएसटी के, सीजीएसटी का बैलेंस हो जाएगा नील। उसने क्या बोला है कितने पैसे पे करने हैं, तो सीजीएसटी तो पे करना है नील और एसजीएसटी पे करना है 24,000। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर आएगा जी। अब बताओ री इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट? झूठ मत बोलना सर, माता रानी पाप लगाएगी अगर आपने झूठ बोला जी। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट? क्या कह रहे हो? एक बार दोबारा समझा दूं? पक्का पक्का, चलो इधर सुनो ध्यान से, एक बार दोबारा समझ लो सर। देखो सिंपल सा पॉइंट है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि 10 लाख रुपए का सामान लिया, दूसरी स्टेट से लिया, मतलब 1,20,000 रुपए का आईजीएसटी दिया। फिर जब वो सामान आपने बेचा 2 लाख रुपए का प्रॉफिट जोड़ा, 10 और 2 12 लाख रुपए हो गए, और फिर आपने जीएसटी चार्ज किया, सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। अब अगर 12 लाख रुपए का 6% निकालूंगा तो 72,000 बनेगा। अब मुझे गवर्नमेंट से लेना आईजीएसटी है और मुझे गवर्नमेंट को देना सीजीएसटी और एसजीएसटी है। याद करो आईजीएसटी क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट आईजीएसटी और सेकंड, कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब उसने क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिया कि फर्स्ट आईजीएसटी, सेकंड सीजीएसटी और अगर कुछ बच गया देन एसजीएसटी, तो जो पैटर्न उसने बताया है उसी पैटर्न पे यूज करेंगे। तो अगर 1,08,000 रुपए लेने हैं, सॉरी 1,20,000 रुपए लेने हैं और 72 देने हैं, ये तो नील हो गया। जो बैलेंस बचेंगे उसको यूज करूंगा एसजीएसटी में, तो नेट मेरा 24,000 रुपए का बैलेंस बचेगा जो मुझे एसजीएसटी का देना होगा। सीजीएसटी मेरा नील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सी इज द करेक्ट आंसर, ये आंसर निकल के आएगा जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे बढ़े? यस, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ जी। मिस्टर एक्स इज ए डीलर रजिस्टर्ड इन जीएसटी एंड हैज परचेज गुड फ्रॉम अदर स्टेट, 5 लाख रुपए और इस पे जीएसटी पे किया 10%, तो मतलब 50,000 रुपए का आपने आईजीएसटी पे किया, अच्छी बात है। फिर 2 लाख रुपए प्रॉफिट जोड़ा, मतलब कितना हो गया 7 लाख रुपए। अब अगर 7 लाख रुपए हो गया उसका 5% निकालोगे कितना आ गया 35,000 रुपए सीजीएसटी आ गया। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा कि सबसे पहले कौन सा यूज करेंगे, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं सर, क्योंकि जो आंसर दिए ना, जो आंसर दिए हैं उसके बेस पर हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि आईजीएसटी फर्स्ट आईजीएसटी में, और अगर कुछ बच गया देन सीजीएसटी में, अगर कुछ बच गया देन एसजीएसटी में। एक बच्चा कह रहा है सर क्या मैं पहले आईजीएसटी को एसजीएसटी में नहीं कर सकता? कर सकते हो। सर क्या इक्वल नहीं कर सकता? कर सकते हो। सर मैं 70-30 नहीं कर सकता? यस कर सकते हो। बट प्रॉब्लम पता है क्या, आंसर मैच नहीं हो रहा। सर अगर यहां पे नन ऑफ द अबव आंसर होता फिर कई सारे आंसर निकल के आ सकते थे, बट जो इन्होंने आंसर दिया है उसके बेस पे साफ पता लग रहा है इन्होंने आईजीएसटी को फर्स्ट आईजीएसटी में किया है, फिर सीजीएसटी में किया, अगर कुछ बच गया देन उसने किया एसजीएसटी में। तो एक बार मुझे फटाफट से बोलना 50,000 पे, अब यहाँ पे कितने 35,000 पे, तो 50 से 35 खत्म करो, अब बैलेंस कितने रह गए 15,000 पे रह गए। अब 15,000 पे खत्म कर दो आप 35,000 पे एसजीएसटी, तो बैलेंस 20,000 पे बचेगा। बैलेंस 20,000 पे बचेगा, किसका बचेगा? एसजीएसटी का जी।
तो 20,000 पे SGST बच गया और CGST बच गया नील। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। ये जो सामने अदरक कलर का बच्चा बैठा है, भिंडी कलर का बच्चा है, कद्दू कलर का बच्चा, अरे हाय ये मेरा प्याज कलर का बच्चा बैठा है। बच्चा कह रहा है सर ये सब्जियों के नाम ना हमें पता है, घर में भिंडी बुलाना स्टार्ट कर दिया है। मम्मी कहती है ओए भिंडी इधर आ, ओए कद्दू इधर आ। मम्मी ऐसे बुलाती है। मैं बताओ आपको अच्छा लगता है? हमारे नाम पता नहीं आपने क्या रख दिए, हमें भिंडी कद्दू के नाम से बुलाया जा रहा है। एक बच्चा कह रहा है, कहता है सर आंसर ये भी तो हो सकता है भाई, अगर मान लो मैंने पहले SGST खत्म कर दिया और फिर CGST कर दिया तो फिर मेरा CGST बचेगा। मैं कहा बिल्कुल सही है, एक्चुअल में दोनों ही आंसर सही है, बट B और C हमें दोनों नहीं दिए हुए, इसलिए दोनों में से कोई भी करके आओगे, दोनों में से कोई भी करके आओगे आंसर सही होंगे। आप सब जानते हो ICSI जो हमारे क्वेश्चन देता है उसमें कई क्वेश्चन के 2 आंसर होते हैं, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ी सी गलती हुई है, ऑप्शन में B एंड C दोनों ही देने चाहिए, बट अगर नहीं दिए तो B और C में से कुछ भी करके आओगे, दोनों आंसर आपके परफेक्ट हो जाएंगे जी, ठीक है जी। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए जी, इन चारों में कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो 4 क्वेश्चन में लग गए जी हमारे 16 मिनट। हमने कहा था 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करेंगे, आपने 4 मिनट में 1 क्वेश्चन किया नालायकों। सर हमने तो 1 मिनट में ही कर लिया था। सर आप ही टाइम लगा रहे हो, हमारी गलती थोड़ा है। अच्छा चलो अगले करके दिखाओ, अगले फटाफट से करते हैं। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, इसमें टाइम लगा दिया, अगले आने वाले प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है, और जी फटाफट से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जी, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है, बताओ जी कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है। ITC ऑफ CGST कैन बी एडजस्टेड SGST। भाई साहब सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा झूठ। CGST ITC से खत्म नहीं हो सकता, SGST CGST से नहीं हो सकता, IGST CG और SG से यस हो सकता है जी, यहां पे टिक मार्क आ जाएगा, और CGST UT आंसर इज नो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो 5वें का आंसर बनेगा जी सी। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का। और आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है। इन केस ऑफ परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स ITC नॉट अलाउड। ना जी ना, गलत है, ITC अलाउड होता है। इन केस ऑफ परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स ITC अलाउड, चलो ये सही लग रही है। आगे देखो, इन केस ऑफ परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स ITC इज अलाउड बट डेप्रीसिएशन ऑन GST पोर्शन इज नॉट अलाउड। ऑब्वियस सी बात है, ये परफेक्ट आंसर है सर, ये वाला परफेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब पता है क्या कहना चाह रहा है कि वैसे ITC अलाउड है, वैसे कैपिटल गुड्स वाले केस में ITC अलाउड है, बट जो आपने जिस GST के पोर्शन पे डेप्रीसिएशन आपने क्लेम कर लिया, याद करो सेक्शन 16 सर, अगर आपने GST की वैल्यू पे डेप्रीसिएशन क्लेम कर लिया उस केस में आपको ITC नहीं मिलेगा, वही बात यहां पे लिखी है। तो गवर्नमेंट कह रही है कैपिटल गुड्स पे आपने जो भी GST पे किया उसका ITC अलाउड है, बट अगर आपने टैक्स कंपोनेंट पे डेप्रीसिएशन आपने क्लेम कर लिया है उस केस में ITC नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। छठे का बनेगा जी सी, ठीक है, पक्का पक्का। आगे बढ़े, यस सर। आगे देखो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है जी। इन केस ऑफ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर स्टेट IGST इज लेविएबल बट ITC नॉट अलाउड। नहीं 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 नहीं, IGST आप पे करते हो, ITC आपको अलाउड हो जाता है। इन केस ऑफ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर स्टेट IGST पेबल, ITC अलाउड। यस, आंसर इज यस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बनेगा जी बी। एक बार 7 का बी मार्क कर लेना जी, एक बार 7 का बी मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ जो फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब करेक्ट नहीं करे, नॉट करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट झूठी है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट झूठी है, एक बार चेक करो। GST इज पेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स बट नॉट ऑन सर्विस, बिल्कुल गलत कह रहा है जी। GST सर्विस पर है बट गुड्स पर नहीं है, महा झूठ बोल रहा है। वो कह रहे हैं GST ना तो गुड्स पे ना ही सर्विस पे। हाय राम, इतना गलत बात। GST गुड्स पे भी है और सर्विस पे भी है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो 8वें का आंसर बनेगा डी। ये स्टेटमेंट सच्ची है क्योंकि GST गुड्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है और GST सर्विस के ऊपर भी एप्लीकेबल है। सर क्या ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं? ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के ही हैं जी, ये सारे आपके एग्जाम के ही हैं और एग्जाम के अंदर इसमें तो क्वेश्चन बन सकते हैं, बस ये बात ध्यान देना। आओ जी क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर। इसमें कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है एक कॉम्पोजिट स्कीम को लेकर। एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर कैन अवेल ओनली 50% ITC ऑन कैपिटल गुड्स, आंसर इज नो। कह रहे 100%, आंसर इज नो। ITC इज नॉट अलाउड ऑन इनवर्ट सप्लाई मेड बाय कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, आंसर इज यस। भैया आपने कोई भी सामान परचेज किया उस पर जो भी आपने GST पे किया होगा उसका आप ITC क्लेम नहीं कर सकते, बस ये बात ध्यान देना चाहिए।
तो कंपोजिट स्कीम के लिए कौन सी बात सच्ची है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 9 का आंसर बनेगा जी सी। उसके बाद और क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ जी। 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन टैक्स पेयर नीड टू बी रिवर्स द क्रेडिट ऑलरेडी टेकन। वो कह रहे इनमें से किस केस में क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा जी? हेलो, इधर देखो ध्यान से जी, जल्दी बोलो फटाफट से। इनमें से किस केस में क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा? याद करो सर, आईटीसी वाले चैप्टर के अंदर आपको मैं थोड़ा सा याद करवा दूं, अगर आपने 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं की, कई बच्चों को नींद आ रही है और अगर आप मेरे सामने होते ना सर, पानी से नहला देता, पानी से पानी गिर देता आपके ऊपर। बच्चों को अच्छा पानी गिर देते, हद हो गई, होली चल रही, कोई होली थोड़ा सर ये, तो फिर सो क्यों रहे हो, सीधो के बैठो। मतलब अगर मेरी क्लास में नींद आ सकती है तो मुझे नहीं पता फिर हर क्लास में क्या हाल होता होगा। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन कह रहा है बताओ किस केस में क्रेडिट जो है आपको रिवर्स करना पड़ेगा। याद करो आईटीसी वाले चैप्टर में अगर 180 डेज में आप पेमेंट नहीं करते तो जो भी आपने आईटीसी लिया होगा उसको रिवर्स करके दिखाना पड़ेगा। तो वही कहना चाह रहे हैं, इफ पेमेंट इज नॉट मेड विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर टेकिंग आईटीसी। अब बताओ नॉर्मल आईटीसी लेने की टाइम लिमिट क्या होती है? अगले साल के सितंबर के मंथ की ड्यू डेट 20 अक्टूबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट, मैं दोबारा बोलूंगा जी, अगले साल की 20 अक्टूबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवरेज अर्लियर जो होगी वहां पे आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, किस किस बच्चे के दिमाग में बी आया था जी? मुझे पता है सर, कई क्लास में नालायक बच्चे हैं, मुझे पता है, झूठ मत बोलो, झूठ ना ना ना, झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोलना ना, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना। मुझे पता है कई बच्चों के दिमाग में बी आया था सर, ऑप्शन नंबर बी जो 1 साल वाली टाइम लिमिट है वो सेक्शन 18 में है। सेक्शन 18 है आईटीसी इन केस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसिस, और ये नॉर्मल आईटीसी की बात कर रहा है। और नॉर्मल आईटीसी वाले केस में मैंने कहा था अगले साल के सितंबर के मंथ की रिटर्न की ड्यू डेट मतलब 20 अक्टूबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवरेज अर्लियर। तो भैया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इसका बनेगा जी सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ जी। इफ द गुड्स आर रिसीव इन लोड्स और इंस्टॉलमेंट। बताओ यार मैं इस क्वेश्चन का करूं क्या? पता क्या कह रहे हैं? कह रहे अगर आपने कोई भी गुड्स रिसीव किया है मुझे होना पड़ेगा खड़ा, और मैं पढ़ाऊंगा खड़े होके अब, क्योंकि आप ऐसे बैठ के पढ़ रहे हो ना तो आपको आ रही है सुस्ती, और मेरा बस चले ना मैं कैमरे से निकल के आपके पास आ जाऊं जी। बच्चा कह रहा आ जाओ सर हम चाय पी रहे हैं, चाय के साथ मट्ठी खा लेना। अभी खाऊंगा, मट्ठी भी खाऊंगा, फैन भी खाऊंगा। मुझे फटाफट से बताओ जी, अब जल्दी बोलो, अगर आपने गुड्स कोई भी लिया है, अगर आपने गुड्स कोई भी रिसीव किया, वो इंस्टॉलमेंट के अंदर है या लोड्स के अंदर है, तो आईटीसी आप कैसे क्लेम करोगे? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर क्लेम करोगे, जैसे जैसे रिसीव करोगे वैसे वैसे क्लेम करोगे, या जब लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी तब क्लेम करोगे? तो याद करो मैंने कहा था जब लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी या लास्ट लोट होगा उस ईयर में सारा आप मतलब अवेल करोगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आईटीसी कैन बी अवेल्ड अपॉन द रिसीट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ जी। फॉर बैंकिंग कंपनी यूजिंग इनपुट एंड इनपुट सर्विस पार्टली फॉर टैक्सेबल एंड पार्टली फॉर एग्जम्प्टेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब बैंकिंग कंपनी है उसमें पार्टली टैक्सेबल में कर रहे हो, पार्टली एग्जम्प्टेड में कर रहे हो, बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है? याद करो बैंकिंग कंपनी वाले केस के अंदर मैंने कहा था सारा आईटीसी लेकर 50% आईटीसी रिवर्स कर दो। सर नहीं आ रही मेरी बात समझ में। बैंकिंग कंपनी वाले केस में हमने क्या कहा था कि अगर आपने मान लो टैक्सेबल एग्जम्प्टेड वाले बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे तो 100% आईटीसी लेकर 50% अपनी बुक्स में रिवर्स कर दो। तो वही हमें यहां पे लिखना है कि आपने 50% ऑफ एलिजिबल आईटीसी कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस शैल बी मैंडेटरी टेकन इन ए मंथ और द रेस्ट शैल बी लैप्स। ऑप्शन नंबर बी इज द, और एक मिनट रुको ना, आईटीसी शैल बी कंपलसरी रिस्ट्रिक्टेड टू क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भाई। ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो टैक्सेबल वाले का ले लो, एग्जम्प्टेड वाले का मत लो, या अगर तुम्हें लगता है हम तो क्लेश नहीं कर सकते, हमारा क्लेश ही खत्म करो, हमारा स्यापा ही खत्म करो, तो गवर्नमेंट कहती है भैया बैंकिंग कंपनी फिर हमारी बात सुनो, फिर ऐसा करो सारा क्लेम करके 50% अपनी बुक से हटा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बैंकिंग कंपनी कैन बी चूज टू एक्सरसाइज आइदर ए और ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी आएगा जी, इसका आंसर बनेगा सी। ठीक है जी, आगे और क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ जी। ए सप्लायर टेक डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन जीएसटी कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 दिस सप्लायर कैन। अब अपने आप बोल दो जी, अगर टैक्स कंपोनेंट पे, हेलो इधर 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 मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे बैंगनी, इधर देखो सामने, बिल्कुल सीधे होके बैठो, बिल्कुल सीधे होके बैठो ना, सीधे होके बैठो बिल्कुल। मतलब कई बच्चे ऐसे बैठे हैं,
उनके लिए तो मूवी चल रही है, मूवी आए हाय विवेक सर 1 घंटे के लिए आ गए, आज मैया का जगराता दर्शन पाएंगे नालायकों। इधर देखो ध्यान से, फटाफट से आंसर दो रही। अब अगर आपने जीएसटी कंपोनेंट पे आंसर देना, अगर आपने जीएसटी कंपोनेंट पे डेप्रीसिएशन क्लेम कर रही है सर, जल्दी बोलो, अगर आपने जीएसटी कंपोनेंट पे डेप्रीसिएशन क्लेम कर रही है तो क्या उतनी वैल्यू पर आईटीसी क्लेम कर पाओगे? आंसर इज नो। तो इसका आंसर बनेगा नोट अवेल आईटीसी ऑन द सेट टैक्स कंपोनेंट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उस पर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे जी, ठीक है। उसके बाद एक और अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनवर्ड सप्लाई आर नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी इन केस ऑफ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग शूज। का एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, शूज मैन्युफैक्चर करती है, वो कह रहे इनमें से किस किस केस में आईटीसी वो नहीं ले सकती। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, शूज मैन्युफैक्चर करती है, वो कह रहे इनमें से किस किस केस में वो कंपनी आईटीसी नहीं ले सकती। एक बार चेक करना जी। फूड एंड बीवरेज आईटीसी ब्लॉक है 17(5) में, नहीं ले सकती। आउटडोर कैटरिंग आईटीसी ब्लॉक है 17(5) में, नहीं ले सकती। मोटर कार आईटीसी ब्लॉक है, उस केस में आईटीसी नहीं ले पाएगी। तो ऑल ऑफ द अबव, इन सभी केस में आईटीसी वो नहीं ले सकती, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। बट हाँ वो बात अलग है, मोटर कार आपकी 13 सीटिंग कैपेसिटी तक हो, अगर कुछ भी नहीं कहा तो वही मोटर कार मान के चलेंगे। मतलब इन तीनों केस में आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो 15वें का बनेगा जी डी। तो ये फाइनली 15 क्वेश्चन हमारे हो गए जी। मतलब आधी जर्नी तो नहीं हुई, बट ये लगा लो 40% हमारी जर्नी हो चुकी है। किन किन बच्चों के 15 में से 15 सही हैं, एक बार बताना जी, जल्दी लिख के बताओ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ किन किन बच्चों के 15 में से 15 सही हैं। सारे के सारे सही हैं? बहुत कम बच्चे हैं, बहुत कम बच्चे हैं सर, सही बता रहा हूं। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप रिवीजन ही नहीं करके आ रहे। सही बता रहा हूं, आप मेरा मूड खराब करते हो सर, सही बता रहा हूं, आप मुझे नाराज कराते हो। मतलब ये नहीं है कि एक दिन खुद बोलो सर देखो आज हम रिवीजन करके आए हैं, आज हम सारे के सारे सही करके दिखाएंगे, आप देख लेना हमारे सारे सही होंगे। एक दिन तो कम से कम ऐसा है। अच्छा, अब अगले जो हमारे एमसीक्यूज होंगे, आज हमारा फ्राइडे है, आज हमारा फ्राइडे है, मैं कोशिश करूंगा संडे को भी सेशन डालूं जी। संडे या मंडे को तो हमारा ही है, कोशिश करूंगा मैं संडे को भी डाल दूं। और जो मैं उसके एमसीक्यूज दूंगा उससे पहले एक बार रिवीजन करके आ जाना। और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट या लास्ट सेशन होगा जीएसटी का, फिर तो आपने जीएसटी का टेस्ट देना है मुझे। और टेस्ट कैसे होगा? टेस्ट होगा लाइव। अब वो लाइव कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। टेस्ट की तैयारी कर लो जी, और गारंटी दे रहा हूं अगर उस टेस्ट में आपके 80% या उससे ऊपर नंबर आ जाते हैं तो एग्जाम में कंफर्म आप जीएसटी के अंदर बल्ले बल्ले कर दोगे। और अगर उस टेस्ट में 80% से कम नंबर आ रहे हैं, इट मींस जीएसटी में आपको मेहनत की रिक्वायरमेंट है। और मैं चाहता हूं कि जब एग्जाम में जीएसटी के क्वेश्चन बने ना, हर क्वेश्चन देखा हुआ लगे और आपको यह लगे कि वाकई मजा आ गया सर, सारे के सारे सही हैं जी। बट वो कब होगा? अगर प्रैक्टिस आप मेरे साथ करोगे जी, ठीक है। आओ जी अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ, किन केस में आईटीसी नहीं है जी? सर्विस ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर कंपोजिट स्कीम, बिल्कुल इस केस में नहीं है। फ्री सैंपल वाले केस में नहीं है। पर्सनल कंजम्पशन वाले केस में नहीं है। तो भैया ऑल ऑफ द अबव, इनमें से किसी भी केस में आईटीसी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अलाउड टू, बताओ आईटीसी किसको मिलेगा सर? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन सेक्शन 10 वालों को छोड़ के। मैं दोबारा बोलूंगा, आईटीसी किसको मिलेगा? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन सेक्शन 10 वालों को छोड़ के। मतलब हर रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी क्लेम कर सकता है, बट अगर कोई पर्सन कंपोजिट स्कीम में कवर है वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर निकलेगा जी रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट कंपोजिशन डीलर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 17 का बनेगा जी बी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कई बच्चे ए लिख के आए होंगे, एक गलत है सर, एक गलत है, क्योंकि ए में कंपोजिट स्कीम वाले भी कवर हो चुके हैं। और मैंने पहले भी कहा था कंपोजिट स्कीम वाले आईटीसी नहीं ले सकते, बस ये बात ध्यान देना जी, ठीक है। आगे आओ जी, क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स कैन बी अवेल्ड इन द वन इंस्टॉलमेंट और इन मल्टीपल इंस्टॉलमेंट। बताओ जी कैपिटल गुड्स का आईटीसी कितने इंस्टॉलमेंट के अंदर क्लेम करते हो जी? जल्दी चैट बॉक्स में लिख के बताओ कैपिटल गुड्स का आईटीसी कितनी इंस्टॉलमेंट के अंदर क्लेम करते हो? क्या 6 महीने, 12 महीने, 22 महीने, 24 महीने, कितनी? सर सिंगल इंस्टॉलमेंट। सिंगल इंस्टॉलमेंट इट मींस अगर आपने कैपिटल गुड्स पे 20 लाख रुपए का भी जीएसटी पे किया है तो 20 लाख रुपए का आईटीसी आप सिंगल इंस्टॉलमेंट के अंदर क्लेम कर लोगे, बस ये बात ध्यान देना। तो सर अब वो पुराने जमाने खत्म हो गए हैं। आपको मैंने क्लास में भी कहा था कि जीएसटी में चाहे इनपुट हो, चाहे इनपुट सर्विस हो, चाहे कैपिटल गुड्स हो, उस पर आप जो भी जीएसटी पे करके आओगे आप पहली ही इंस्टॉलमेंट में सारा आईटीसी क्लेम कर लोगे बस।
हाँ, अगर कोई सामान मेरा इंस्टॉलमेंट के अंदर आ रहा है फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट की बात होगी, बट अगर सारा सामान इंस्टॉलमेंट के अंदर नहीं आ रहा तो सारा आईटीसी आप एक साथ ही क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा इन वन इंस्टॉलमेंट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके है जी, डन है, पक्का पक्का, बढ़े आगे। यस सर, आगे देखो जी, टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ, टैक्स क्रेडिट किसके बेस पे अलाउड होगा जी, टैक्स इनवॉइस अलाउड हो जाएगा। डेबिट नोट, यस, आपको मैंने क्लास में कहा था डेबिट नोट इज ए सप्लीमेंट्री इनवॉइस। बिल ऑफ एंट्री, यस, कस्टम वाले केस में याद करो मैंने कहा था कस्टम वाले केस में हम क्या इशू करते हैं, बिल ऑफ एंट्री। तो भैया इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट के बेस पे आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 19 का बनेगा जी ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा जी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। उसके बाद 20 पे आओ जी, एबीसी लिमिटेड परचेज वन प्लांट एंड मशीनरी ऑफ रुपीज 30 लाख एंड जीएसटी पे किया 6 लाख रुपए का और हैज टेकन आईटीसी, हैज टेकन आईटीसी, वो कह रहे हैं डेप्रीसिएशन जो अलाउड होगा वो कितनी वैल्यू पर होगा जी। अब मुझे फटाफट से बोल दो, जो 6 लाख रुपए का जीएसटी पे किया, हेलो अंकल, अंकल सीधे होके बैठो, बिल्कुल बिल्कुल सीधे होके बैठो। एक बच्चा कह रहा है अंकल 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 किसे कह रहे हो सर, आपको ही कह रहा हूं। हाँ, हंसो मत हंसो मत, बिल्कुल हंसो मत हंसो मत, नालायक। बच्चा कह रहा है ओए, हाँ तो मतलब हद हो गई, मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, बच्चा आराम से कह रहा है मजे आ रहे हैं मजे आ रहे हैं, तो मजे आ रहे हैं, क्वेश्चन सही करो ना फिर। बताओ फटाफट से इसका आंसर बताओ, तब मुझे पता लगे आपको समझ में आ रहा है। वो कह रहे हैं 6 लाख रुपए का जो आपने जीएसटी पे किया उसका आईटीसी क्लेम कर लिया। अब अगर उसका आईटीसी क्लेम कर लिया तो सोच के बोलना क्या डेप्रीसिएशन पूरे 36 लाख पर मिलेगा, 30 लाख पर मिलेगा, 30 लाख पर, क्योंकि जिस पे आईटीसी क्लेम कर चुका है उस वैल्यू पर डेप्रीसिएशन वो क्लेम नहीं कर पाएगा। तो आंसर बनेगा 30 लाख रुपए, ये इसका आंसर होगा जी। डन है, ओके ओके, आओ जी आगे आओ। क्वेश्चन नंबर 21, वेयर द गुड्स और सर्विस और बोथ आर यूज बाय द रजिस्टर्ड पर्सन पार्टली फॉर द बिजनेस और पार्टली फॉर द नॉन बिजनेस, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अलाउड शैल बी ओन। आपने बोल दो पार्टली बिजनेस के लिए, पार्टली नॉन बिजनेस के लिए, जल्दी बोलो जी। पार्टली बिजनेस में यूज किया और पार्टली नॉन बिजनेस में यूज किया तो भैया बिजनेस वाले का मिलेगा और नॉन बिजनेस वाले का नहीं मिलेगा। तो आईटीसी एज इज एट्रीब्यूटेबल फॉर टैक्सेबल सप्लाई फॉर बिजनेस पर्पस, तो बिजनेस पर्पस वाले का मिलेगा जी और नॉन बिजनेस वाले का नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ जी, वेयर द गुड्स और सर्विस और बोथ आर यूज फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन पार्टली फॉर टैक्सेबल सप्लाई और पार्टली फॉर एग्जम्प्टेड सप्लाई। अब आपने बोल दो जी, अगर गुड्स को यूज किया पार्टली एग्जम्प्टेड में और पार्टली टैक्सेबल में, जल्दी बोलो, गुड्स को यूज किया पार्टली एग्जम्प्टेड में पार्टली टैक्सेबल में, तो एग्जम्प्टेड वाले का नहीं मिलेगा, टैक्सेबल वाले का मिलेगा जी। मैं दोबारा बोलूंगा, एग्जम्प्टेड वाले का नहीं मिलेगा, टैक्सेबल वाले का मिलेगा। तो इट मींस टैक्सेबल सप्लाई का ओनली मिलेगा जी और किसी का नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आओ जी, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ, बताओ इनमें से किस केस में आईटीसी नहीं ले सकते। दोबारा बोलो, इनमें से किस केस में आईटीसी नहीं ले सकते। गुड्स लॉस्ट वाले केस में नहीं ले सकते, स्टोलन वाले केस में नहीं ले सकते, डिस्ट्रॉय वाले केस में नहीं ले सकते। तो भैया इनमें से किसी भी केस में आईटीसी ले नहीं पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बनेगा डी, इनमें से किसी भी केस में आईटीसी नहीं ले सकते, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। सही बताओ, इतने गिरे गिरे क्वेश्चन है ना, और आप चेक कर लो अभी तक ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमारे आईटीसी वाले हैं। और मैंने पहले भी कहा था, उस दिन भी कहा था कि आईटीसी की बहुत बढ़िया तैयारी करके आना, ताकि मुझे ये फील ना हो कि मेरे बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे। और रियलिटी तो मुझे पता लगेगी जब वीडियो खत्म होने के बाद आप मुझे आंसर दोगे ना कि सर 47 में से हमारे इतने क्वेश्चन सही हैं, तब मुझे पता लगेगा कितने बच्चे पढ़ के आ रहे हैं जी। और जो आंसर नहीं देते मैं एज्यूम कर लेता हूं कि उनके काफी सारे गलत हैं फिर, क्योंकि वो डर रहे हैं। और जब बच्चा डर गया फिर ये एग्जाम तो क्रैक होंगे नहीं उसके। आगे बढ़ो, फटाफट से बढ़ो जी आगे। अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, एबीसी लिमिटेड परचेज वन प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख रुपए की, उस पे जीएसटी पे किया 3 लाख रुपए का और उस पे आईटीसी लिया नहीं उसने। अब सोच के बोलना, अगर उस पे आईटीसी नहीं लिया, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अगर आईटीसी नहीं लिया तो क्या उस केस में डेप्रीसिएशन वो क्लेम कर लेगा, नहीं क्लेम कर लेगा? यस क्लेम कर लेगा। और अगर डेप्रीसिएशन वो क्लेम कर लेगा तो फटाफट से बोल देना, अब डेप्रीसिएशन क्या वो 20 लाख पे क्लेम करेगा या 23 लाख पे क्लेम करेगा? 23 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि 3 लाख रुपए का जीएसटी उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। रीजन बिंग क्योंकि उसने उस पर आईटीसी क्लेम नहीं किया। तो आंसर बनेगा 23 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो 24वें का बनेगा सी। 25वें पे आओ जी। मिस्टर जेड बिकम लाइबल टू पे टैक्स ऑन 1 अगस्त एंड ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन 15 अगस्त।
मिस्टर जेड इज एलिजिबल फॉर आईटीसी ऑन इनपुट हेल्ड इन स्टॉक और सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स एज ऑन। अपने आप बोल दो जी। अब अगर लाइबल हुआ 1 अगस्त को, 15 अगस्त को सर्टिफिकेट मिल गया, मतलब 30 दिन में एप्लीकेशन डाल दी होगी। तो मैंने कहा था जिस दिन वो लाइबल हुआ, इधर देखो यार प्लीज, जिस दिन वो लाइबल हुआ उससे 1 दिन पहले तक का जितना स्टॉक उसका बचा होगा उतने का वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे नोनू, मेरे शोनू, मेरे भिंडी, मेरी अदरक, मेरे मूली, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चे, इधर देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि याद करो, मैंने कहा था अगर 30 दिन में एप्लीकेशन डाल दी है तो इफेक्टिव बनेगा लाइबल से, और लाइबल से इफेक्टिव बनेगा तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, लाइबल से 1 दिन पहले का जितना भी स्टॉक तुम्हारा बचा होगा उतने का आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो लाइबल कब हुए 1 अगस्त से ना, उस एक दिन पहले क्या बनेगा 31 जुलाई। तो आंसर बनेगा 31 जुलाई, यहां तक का आईटीसी क्लेम कर लोगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आगे बोलो। क्वेश्चन नंबर 26 पे आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 26, अब तो आने लगा है मजा क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन नंबर 26 पे आओ जी। मिस्टर ए रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन वाज पेइंग टैक्स ऑन कंपोजिट स्कीम अप टू 30 जून। हाउएवर 1 जुलाई से वो रेगुलर स्कीम में आ गया। मिस्टर ए विल बी एलिजिबल फॉर आईटीसी ऑफ इनपुट एंड इनपुट हेल्ड इन स्टॉक और इनपुट कंटेनिंग सेमी फिनिश और फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक एंड कैपिटल गुड्स as on 30th June ITC on capital goods will be reduced by dash per quarter from the date of invoice। आपने आप बोल दो सर। कैपिटल गुड्स वाले केस में मैंने कहा था आप आईटीसी पूरा क्लेम नहीं कर सकते। सर मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा आंसर देना चाहता हो, क्या कैपिटल गुड्स वाले केस में सारा क्लेम कर पाओगे? आंसर इज नो। कैपिटल गुड्स वाले केस में आप माइनस करोगे 5% ईच क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। मैं दोबारा बोलूंगा, कैपिटल गुड्स वाले केस में आप माइनस करोगे 5% ईच क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। तो इसका आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा 26वें का आंसर बनेगा जी सी। ठीक है, हमारा 26वें का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आओ जी फिर फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है? बस देखते हैं जी। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल अंडर जीएसटी। हाय राम, झूठ, सबसे बड़ा झूठ। वॉलंटरी करवा सकते हैं, कभी भी करवा लो। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन पर्सन नॉट लाइबल टू कंप्लाई विद ऑल द प्रोविजन ऑफ जीएसटी। झूठ, सारे प्रोविजन कंप्लाई करता है। ए पर्सन मे गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड वॉलंटरी एंड शैल अप्लाई विद ऑल द प्रोविजन ऑफ जीएसटी। आंसर इज यस, ये स्टेटमेंट सही है। ऊपर वाली तो दोनों स्टेटमेंट ही झूठी हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ। ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये स्टेटमेंट सच्ची है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आओ जी। वेयर द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन अप्रूव ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन शैल बी मेड अवेलेबल टू द एप्लीकेंट ऑन द। याद करो सर, आपको मैंने कहा था रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डालते हैं जीएसटी REG 01 में। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? सर रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में मैंने कहा था कि जब भी आपको एप्लीकेशन डालनी होगी किस में डालोगे? जीएसटी REG 01 में। और जब सर्टिफिकेट मिलेगा वो किस में मिलेगा? जीएसटी REG 06 में। तो अपने बोल दो जीएसटी REG 06 में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो कॉमन पोर्टल है, जो हमारे जीएसटी की वेबसाइट है, वहां से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी जी? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। अगले पे क्वेश्चन नंबर 29। Whether all person are mandatory required to obtain registration। क्या सारे पर्सन को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है? यस। नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड नहीं है। इफ ही इज एग्रीकल्चरिस्ट और पर्सन एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई एग्जम्प्टेड गुड्स। इफ और इफ कह रहे हैं इफ स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट डज नॉट एक्सीड इन फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड इफ एग्रीकल्चरिस्ट और एग्जम्प्टेड ओनली इफ थ्रेशोल्ड लिमिट। नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी है सर। वो कह रहे हैं सारे पर्सन को करवाना कंपलसरी है? नहीं। अगर वो एग्रीकल्चरिस्ट है तो करवाना नहीं है, एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं तो भी नहीं करवाना, और अगर उनकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक होगी तो भी नॉर्मली नहीं करवाना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर बनेगा जी बी। अब जिनके डाउट आ रहे हैं, मुझे पता है कई बच्चे अपना चैट बॉक्स में आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आपस में बस उनका बस नहीं चल रहा, अभी एक दूसरे को मार दें जी। ऐसे नालायक बच्चे हैं जी। ठीक है, मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो। जब वीडियो खत्म हो जाएगी कमेंट बॉक्स में डाल देना जी,
ठीक है, मैं आपके आंसर चेक करता हूं। और लास्ट क्लास के अंदर दो क्वेश्चन के अंदर दिक्कत थी, उन दो क्वेश्चन के आंसर मैंने कमेंट बॉक्स में पिन करके डाल दिए थे जी। कुछ बच्चों को दो क्वेश्चन में दिक्कत थी, उसके करेक्ट आंसर मैंने डाल, क्योंकि क्वेश्चन वो सही ढंग से पढ़ा नहीं गया था, उसके दोनों आंसर मैंने ऑप्शन उसमें कमेंट बॉक्स में डाल दिए थे जी। ठीक है, और बाकी बहुत सारे बच्चों के काफ़ी अच्छे अच्छे नंबर आए थे। 61 में से 50 नंबर भी थे, 55 भी थे, इवन 59 भी किसी के सही थे। आज देखते हैं आज कितना मजा आएगा। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 30 पे आओ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? बताओ इनमें कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है, इनमें कौन सी स्टेटमेंट झूठी नहीं, कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है। ए पर्सन कांट कलेक्ट टैक्स अनलेस ही इज रजिस्टर्ड, बिल्कुल सही बात है जी। और रजिस्टर्ड पर्सन नॉट लाइबल टू कलेक्ट टैक्स टिल हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 20 लाख और 10 लाख एज द केस मे बी। ए पर्सन कैन कलेक्ट टैक्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। नहीं जी, अब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है इस स्टेटमेंट। देखो ये स्टेटमेंट सच्ची है नहीं, वो कह रहे हैं एक पर्सन तब तक टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता जब तक वो जीएसटी में क्या ना हो जाए, रजिस्टर्ड। ऑब्वियस सी बात है सर। अब भाई एक बात बताओ, अगर मैं जीएसटी में अनरजिस्टर्ड, सोच के बोला, अगर मैं जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हूं तो क्या मैं आपसे टैक्स कलेक्ट कर सकता हूं? आंसर इज नो। फिर अगला कह रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन नॉट लाइबल टू कलेक्ट टैक्स। एक रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएगा जब तक उसकी टर्नओवर 20 लाख और 10 लाख तक होगी, ऐसा हमने क्लास में कहीं पढ़ा ही नहीं है। और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मैंने कराया ही नहीं है। तो मैंने आपको क्लास में सिर्फ इतनी बात बोली थी, याद करो जी। जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे, एक लाइन उनको याद होगी कि जीएसटी में याद करो, जीएसटी में किसी भी देश की तरक्की उस बात पर निर्भर नहीं करती कि वहां पे कमाने वाले कितने हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि वहां पे खाने वाले कितने हैं। और एक मैंने और कहा था जी आपको, एक बात और मैंने और कहा था कि जीएसटी में जीएसटी देना या ना देना किसी थ्रेशोल्ड लिमिट पे डिपेंड नहीं करता, रजिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है। कम से कम हाँ तो बोल दो, हाँ ऐसे बोलो, हाँ हाँ सर हाँ कहा था, आपके ही बैच में कहा था मैंने। याद करो मैंने लाइन बोली थी कि जीएसटी देना या ना देना किसी एग्जम्पशन लिमिट पे डिपेंड नहीं करता, आपके रजिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है कि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो आपको जीएसटी देना पड़ेगा, नहीं हो तो आपको नहीं देना पड़ेगा। ये सारी बातें हमने की थी। तो भाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो फाइनली 30 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं जी। 17 क्वेश्चन हमारे अभी और बैलेंस बचे हैं, और फटाफट चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म टू बी यूज फॉर रजिस्ट्रेशन? तो भैया जीएसटी RE01, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा जी। अब अगर एप्लीकेशन डालनी है रजिस्ट्रेशन की तो जीएसटी RE01, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। का आंसर बनेगा सी। उसके बाद जी विद इन हाउ मेनी डेज ए पर्सन शुड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन? आपने बोलो कितने दिन के अंदर अंदर एक पर्सन को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जी। जल्दी बोलो 30 दिन के अंदर। याद करो मैंने कहा था जब वो लाइबल होगा, जब उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होगी, वहां से 30 दिन के अंदर अंदर उसको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन ही बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर जी। ठीक है, उसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 33 पे आओ जी। अब 33 ध्यान से करना जी। मिस्टर संता लोकेटेड इन नासिक परचेज 10,000 हीरो इंक पेन वर्थ ₹4 लाख फ्रॉम लेखना होलसेलर लोकेटेड इन मुंबई। मिस्टर मोहन वाइफ इज एन एम्प्लॉई इन लेखना होलसेलर। पर मिस्टर मोहन वाइफ इज एन एम्प्लॉई इन लेखना होलसेलर। द प्राइस ऑफ ईच हीरो पेन इज द ओपन मार्केट वैल्यू 52 है। ठीक है, द सप्लायर एडिशनली चार्ज 5,000 फॉर डिलीवरिंग द गुड्स टू बी द रेसिपिएंट प्लेस ऑफ बिजनेस, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी। अब एक बात मैंने सोच के बताओ जी। वो ये कहना चाह रहे हैं मिस्टर संता जो है लोकेटेड है नासिक में, उसने 10,000 पेन परचेज किए, 4 लाख रुपए के परचेज किए। किससे परचेज किए? लेखना से, जो मुंबई में है। मिस्टर मोहन की वाइफ है, एम्प्लॉई है लेखना होलसेलर के यहाँ पे जी। मिस्टर मोहन की वाइफ एम्प्लॉई है लेखना होलसेलर के यहाँ पे। अब पहली बात तो बताओ, क्या ये क्वेश्चन मिस्टर मोहन का चल रहा है? सर क्या ये क्वेश्चन मिस्टर मोहन का चल रहा है? किसका क्वेश्चन है? मिस्टर संता का है। मिस्टर संता का है। अगर मिस्टर संता की वाइफ वहां पे एम्प्लॉय होती तो मे बी रिलेटेड पार्टी में कवर हो जाती। बट क्या ये मिस्टर मोहन मिस्टर संता क्या ये दोनों सेम है अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। अब अगर मोहन की वाइफ वहां पे एम्प्लॉय है तो संता से कोई लिंक तो नहीं है। वो कह रहे हैं भाई साहब इसकी ओपन मार्केट वैल्यू 52 है और सप्लायर एडिशनली 5,000 चार्ज कर रहा है। बताओ वैल्यू बताओ। अब बात बताओ ओपन मार्केट वैल्यू पे कब आते हैं सर?
नहीं 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 सर, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप गलती कर रहे हो सर। याद करो, मैंने कहा था जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी उसी वैल्यू को वैल्यू मान लेंगे अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड है। मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे नोनू, मेरे सोनू, याद करो, आपको मैंने क्लास में कहा था कि जो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी उसी वैल्यू को वैल्यू मान लोगे। दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, बायर और सेलर रिलेटेड पार्टी ना हो और प्राइस एक सोल कंसीडरेशन हो। क्या बायर सेलर रिलेटेड पार्टी है? आंसर इज नो। और प्राइस सोल कंसीडरेशन है या नहीं है? आंसर इज यस। तो सर इस केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू ही वैल्यू बनेगी, उसमें 5000 पे ऐड कर देंगे। गलती से भी यहां पे 52 को कंसीडर मत कर लें सर। एक बच्चा कह रहा है नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, ओपन मार्केट वैल्यू तो 52 है। मेरे बच्चे, ओपन मार्केट वैल्यू 52 है, बट ओपन मार्केट वैल्यू के पास तब जाते हो अगर जिस केस में सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होते। बट सेक्शन के लिए दो कंडीशन है, बायर सेलर रिलेटेड पार्टी ना हो, रिलेटेड पार्टी नहीं है, प्राइस सोल कंसीडरेशन हो। प्राइस क्या है? सोल कंसीडरेशन है। तो 4 लाख प्लस में 5000 वैल्यू बनेगी 4,05,000 पे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो मुझे पता है कई बच्चों ने यहां पे गलत किया सर, उन्होंने ऑप्शन नंबर ए कर दी है। ऑप्शन नंबर ए यहां पे आंसर नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बस ये बात ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 34 पे आओ जी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ गिरियाज सप्लाई सोनी टेलीविजन सेट ऑफ 85,000 अलोंग विद द एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड टीवी एंड इफ द प्राइस ऑफ सोनी टेलीविजन सेट विदाउट एक्सचेंज इज रुपीज 1 लाख। तो अपने आप बोल दो वैल्यू कितनी बनेगी जी? टोटल वैल्यू कितनी बनेगी जी? 1 लाख रुपए की वैल्यू बनेगी। तो आंसर कितना निकल जाएगा? 1 लाख रुपए निकल जाएगा। इसका आंसर बनेगा जी 1 लाख रुपए, क्योंकि 85,000 तो उसने क्या बोला, ये वैल्यू है अलोंग विद एक्सचेंज ऑफ ओल्ड टीवी। तो ओल्ड टीवी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस केस में क्या निकाल लो? ओपन मार्केट वैल्यू पहले लेंगे। ओपन मार्केट वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए। तो वैल्यू कितनी बनेगी? 1 लाख रुपए। यहां हम ओपन मार्केट वैल्यू लेके चलेंगे। बच्चा कह रहे सर यहां 85 क्यों नहीं ली? यहां 85 नहीं ले सकते सर, क्योंकि प्राइस सोल कंसीडरेशन नहीं है। उसने बोला 85,000 के साथ में इन काइंड में कुछ मिला है, तो अब इन काइंड में कुछ मिला, हमें रूल्स लगाने पड़ेंगे ना। और पहला पॉइंट क्या था? ओपन मार्केट वैल्यू, वो कितनी है? 1 लाख रुपए। तो वैल्यू कितनी बनेगी? 1 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद एक और रूल नंबर 30। अब रूल नंबर 30 याद आ रहा है जी? जितनी आपकी कॉस्ट होती है उसका 110% हम लेते हैं। तो उसने वही पूछा कितने परसेंट आप लेते हो जी? 110%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आओ जी अगले में आओ जी। द टाइम पीरियड, ध्यान से जी, द टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब फॉर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स इफ द टैक्सेबल पर्सन इज ए पार्टी ऑफ एन अपील और रिवीजन शैल बी। याद करो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स जी, जल्दी बोलो फटाफट से। जीएसटी में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की टाइम लिमिट क्या है? शाबाश 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 शाबाश, हो गया सर, बस खत्म हो गए क्वेश्चन, खत्म। सिर्फ 6-7 क्वेश्चन बचे हैं सर, 6-7 क्वेश्चन बचे हैं, बस खत्म हो गए सर। जाना नहीं, ना जाना नहीं है, जल्दी बोलो। नॉर्मल वाले केस में टाइम लिमिट क्या होती है? 72 मंथ। और अगर अपील वाली पार्टी हो तो विद इन 1 ईयर, मतलब 1 साल आपका और डिले कर देंगे, तो 1 ईयर आफ्टर डिस्पोजल और नॉर्मल टाइम लिमिट विच एवर इज लेटर। तो अपने बोल दो जी 1 ईयर, ये रेडी, 1 ईयर आफ्टर डिस्पोजल और रिवीजन और अंटिल एक्सपायरी ऑफ 72 मंथ फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल जीएसटी रिटर्न फॉर द पर्टेनिंग सच अकाउंट्स विच एवर इज लेटर। हाँ, तो बस ये आंसर निकल जाएगा जी। इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें तो है 40 मंथ, नहीं 72 मंथ है, 72 मंथ। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 36 का आंसर बनेगा जी सी। ठीक है, 36 में कर लेना सी, ये हमारा आंसर आएगा जी सी। और 37 पे आओ जी। 37 तो कह रहा है बताओ नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की टाइम लिमिट क्या है? अभी हमने ऊपर पढ़ा सर, नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की टाइम लिमिट क्या है? 72 मंथ। 72 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल जीएसटी रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बनेगा ए, इसका आंसर बनेगा ए जी। ठीक है, बताओ कितने गिरे गिरे क्वेश्चन उठाने पड़ रहे हैं। अगले में आओ जी। अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन इन, बताओ ये अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेंगे? मैनुअल, इलेक्ट्रॉनिक या कैसे भी? यार बोल दो यार, मैंने क्लास में कहा था आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, मैनुअल मेंटेन करो, इलेक्ट्रॉनिक मेंटेन करो, कैसे भी मेंटेन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एंड मत बोल देना, एंड मींस दोनों तरह से मेंटेन करने, और मींस कैसे भी मेंटेन कर सकते हो, तो इसमें और आएगा। 38 का आंसर बनेगा जी डी। उसके बाद एक और, एन इनवॉइस मस्ट बी इशूड इफ सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। याद करो जी, अगर सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करता है, ये आंसर आप मुझे दोगे सर, अगर सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करता है उस केस में ओनर बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल। हद हो गई यार, आप मुझे आंसर क्यों नहीं दे पा रहे? टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर में क्या था? अगर सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करता है
ओनर बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल, और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करता ओनर बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, तो यहां पे उसने बोला है मूवमेंट इन्वॉल्व करता है तो ओनर बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल, तो इसका आंसर बनेगा रिमूवल या उससे पहले। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये आंसर बनेगा जी। ठीक है, इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट। उसके बाद एक और हाय 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 हाय, ई वे बिल की लिमिट बोल दो सर। ई वे बिल कितनी वैल्यू से ऊपर इशू करना पड़ता है, जल्दी बोलो। ई वे बिल कितनी वैल्यू से ऊपर इशू होगा जी, 50,000 है उससे ज्यादा, तो भैया लिमिट इसकी बनेगी 50,000 रुपए की लिमिट बनेगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 पे आओ जी। व्हेन द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज कोज्ड बाय द अनरजिस्टर्ड पर्सन द ई वे बिल शैल बी जनरेटेड बाय। याद करो सर, ई वे बिल अगर अनरजिस्टर्ड ने मूवमेंट की है तो कौन जनरेट करेगा, कोई भी क्रिएट करेगा। अनरजिस्टर्ड भी कर सकता है, ट्रांसपोर्टर भी, इनमें से कोई भी कर सकता है। एक बच्चा कहता है सर अनरजिस्टर्ड कैसे करेगा, याद करो मैंने कहा था कि अगर वो अनरजिस्टर्ड होगा तो उसका पैन कार्ड आधार कार्ड के थ्रू वो ई वे बिल जनरेट कर सकता है जी। तो अनरजिस्टर्ड और ट्रांसपोर्टर दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर जी। ठीक है, उसके बाद एक और When an e-way bill is not required to be generated, इनमें से किस केस में ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है जी, जल्दी बोलो। शाबाश 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 सर, 47 क्वेश्चन है, 47 मिनट है, 47 क्वेश्चन है, 47 मिनट है, और हमारा टाइम हो चुका है, भगवान झूठ ना बुलवाए, ओ माय गॉड ज्यादा हो चुका है, बट कोई बात नहीं। पहले 3-4 मिनट हमारे ऐसे ही थे, बिल्कुल सही स्पीड चल रही है, मजा आ रहा है सर क्वेश्चन करने में, आग लगा दी आग। और अब 4-5 क्वेश्चन की बात रह गई, हिम्मत नहीं हारनी बस। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 42, When an e-way bill is not required, किस केस में ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। Where the goods are being transported are specified in annexure to rule 138, ठीक है। Where the goods are being transported by non motorized conveyance, बिल्कुल ठीक है। Where the goods are being transported from the custom port, airport, cargo complex, बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन बनेगा all of the above। इन सारे केस में ही हमें ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 43 पे आओ जी। The name of the state of the recipient along with the state code is required on the invoice where, वो कह रहे हैं किस केस में आपको स्टेट का नेम और recipient along with the state code required होता है इनवॉइस में। तो भैया सप्लाई आर मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाई आर मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर द सप्लाई ऑफ 50,000 और मोर, इंटर स्टेट सप्लाई आर मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर द गुड्स और 50,000 और मोर, और सप्लाइड आर मेड टू रिशिप। बताओ फटाफट किस केस मेरी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो और 50,000 है उससे ऊपर की वैल्यू है, उस केस में आपको स्टेट कोड बताना पड़ता है, क्योंकि स्टेट कोड की बात ही तभी आएगी, और आपको नाम बताना पड़ेगा इस सप्लायर का और रेसिपिएंट का जी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आओ जी, फॉर एन इंक्रीज इन द टैक्स और टैक्सेबल वैल्यू ए डेबिट नोट फॉर द जीएसटी पर्पस। बताओ जी कौन इशू करेगा, यार ये तो बात आपको बता देनी चाहिए। डेबिट नोट इशू कौन करता है सर, डेबिट नोट हो चाहे क्रेडिट नोट हो, दोनों इशू करने वाले कौन होते हैं, सप्लायर। याद करो, डेबिट और क्रेडिट नोट ये दोनों इशू करने वाले कौन होंगे जी, सप्लायर। तो शुड बी इशूड बाय सप्लायर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर जी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 जी, द लास्ट डेट फॉर द डिक्लेयरिंग द डिटेल ऑफ क्रेडिट नोट issued on the 25th June 19 for a supply made on 19 September 18 is। अब लास्ट डेट क्या होती है सर, लास्ट डेट बताओ फटाफट से क्या होती है, जल्दी बोलो। लास्ट डेट हमारी क्या निकल जाएगी, लास्ट डेट हमारी होती है वही रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। तो एक बात मुझे बताओ, अगर सप्लाई आपने की थी 29 सितंबर 18 को, तो मतलब 18-19, ठीक है, तो इसका अगला साल क्या हो गया, 19-20 हो गया, तो 20 अक्टूबर 19, और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। तो उसमें एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट तो दी नहीं, बट 20 अक्टूबर तो दी है, तो 20 अक्टूबर 19 ये है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सितंबर रिटर्न। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। याद करो मैंने कहा भी था कि डेबिट नोट इशू करने की कोई लास्ट डेट नहीं होती, क्योंकि वहां फायदा है, बट क्रेडिट नोट इशू करने की आपकी लास्ट डेट होती है। अच्छा, कई बच्चे इसको सितंबर की लास्ट डेट मान लेते हैं, सर सितंबर की लास्ट डेट नहीं, सितंबर के महीने की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट। याद करो, मैं आपको थोड़ा सा याद कराऊं, जो आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट होती है ना, बस ये समझ लो, जो आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट होती है भाई सितंबर के मंथ की रिटर्न की ड्यू डेट और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर, वही सेम टाइम लिमिट क्रेडिट नोट की भी है जी। बस इतनी बात समझ लो जी। लो जी, 2 क्वेश्चन रह गए जी। रिसीट वाउचर मस्ट कंटेन, रिसीट वाउचर में क्या होना चाहिए जी, डिटेल ऑफ गुड्स और सर्विस,
इनवॉइस, रेफरेंस, फुल वैल्यू ऑफ सप्लाई, बताओ ये क्या होना चाहिए। वैसे तो रिसीट वाउचर के अंदर जो है ये तीनों ही चीज़ें होनी जरूरी होती हैं। रिसीट वाउचर के अंदर ये तीनों ही चीज़ें होनी जरूरी होती हैं नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में, बट इन्होंने यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं दिया हुआ, ठीक है। बट इन तीनों में से एक चीज़ ऐसी है जो होनी जरूरी है रिसीट वाउचर के अंदर, वो हमारी है जी डिटेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज जी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, डिटेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज जी, ये होनी जरूरी है। उसके बाद जी व्हाट इज द वैलिड टेन्योर फॉर एन ई वे बिल फॉर ए डिस्टेंस अप टू 200 किलोमीटर। एक बच्चा तो भाई साहब गिर गया, कह रहा हाय 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 सर ने गलत लिख दिया भाई, गलत लिख दिया, ये क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि ये तो 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर की टाइम लिमिट पुरानी है। आपको मैंने अभी जो अमेंडमेंट क्लास डाली है, एक बार दोबारा कह रहा हूं, 6 घंटे की अमेंडमेंट क्लास सबने देखनी है, चाहे वो मेरे रेगुलर बैच वाला बच्चा ही क्यों ना हो। मैं एक बार फिर बोलूंगा सर, एग्जीक्यूटिव वाले जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, 6 घंटे की अमेंडमेंट क्लास सभी ने देखनी है, चाहे वो रेगुलर बैच वाला बच्चा ही क्यों ना हो। और उसके अंदर मैंने अमेंडमेंट कराई है कि 200 किलोमीटर तक, पहले टाइम लिमिट 100 किलोमीटर की थी, अब हो चुके 200। हाँ, जहां 20 किलोमीटर की थी वहां 20 ही है। याद करो, ओवर डायमेंशनल कार्गो वाले केस में पहले 20 थी, आज 20 है। और जो ओवर डायमेंशनल कार्गो नहीं है, जो नॉर्मल कार्गो है या मल्टी मॉडल कार्गो है विद शिप, उस केस में पहले 100 था, वहां पे 200 है। तो 200 वाले केस में क्या होगा, वन डे इन केस अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, क्योंकि ओवर डायमेंशनल कार्गो वाले केस में 20 किलोमीटर की लिमिट होती है, अदर देन उसमें होगी आपकी 200 में एक दिन की लिमिट, 47वें का बनेगा जी बी। और फाइनली अब जाके हमारे 47 क्वेश्चन पूरे खत्म हो चुके हैं। अब किनके कितने सही हैं मुझे वीडियो खत्म होने के बाद, अभी नहीं, जो डाउट्स हैं वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखना, जिनके जितने सही हैं वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखना जी, ताकि मैं देखूं तो सही कि आप कितनी तैयारी करके आ रहे हो जी, ठीक है। और अगली क्लास जो हमारी अब होगी संडे या मंडे को, जो भी होगी मैं आपको बता दूंगा पहले, उसमें उसके एमसीक्यूज भी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। उसमें आपने ये लगा लो जितने भी आपके अदर टॉपिक पड़े हैं जीएसटी के, वो सारे आपने रिवाइज करके आने हैं जी, बस ये लगा लो। उसके बाद फिर हमारा टेस्ट होगा जी, उसके बाद फिर हमारे जीएसटी के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तो हम कर रहे थे प्रैक्टिस, अब टेस्ट में मैं आंसर नहीं बताऊंगा सर, ना, अभी तो मैं आंसर बता रहा हूं, मतलब मुझे लग रहा है कि ये प्रैक्टिस मैं कर रहा हूं सर, सही बताऊं तो मुझे तो लग ही नहीं रहा कि आप कर रहे हो। बट जब टेस्ट होंगे ना, तो टेस्ट में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, आप सब मुझे आंसर दोगे जी, और फिर पता लगेगा कि आप लोग कहां स्टैंड करते हो, ठीक है। चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। एमसीक्यूज मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, सारे बच्चे वहां पे ऐड हो जाएं। कोई भी इंफॉर्मेशन होगी सब कुछ टेलीग्राम चैनल के ऊपर आ जाएगा जी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, तंदुरुस्त रहो, चुस्त रहो, खुश रहो, और इस बार बस चक दे फट्टे जी, इस बार नहीं हारना सर, इस बार नहीं हारना, जीत के रहेंगे, ठीक है। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय जी, खुश रहो जी, बाय बाय।